नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपका राज्य और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। खबर मिल रही है कानपुर से। कानपुर में टैक्स बचाने वालों पर नगर निगम लगातार कार्रवाई कर रहा है। इस बार नगर निगम ने 750 से 800 करोड़ तक का टैक्स वसूलने का टारगेट रखा है। इस विषय में नगर आयुक्त सुधीर कुमार ने बताया कि पिछली बार नगर निगम ने 500 करोड़ तक का टैक्स वसूला था। इस बार इस टारगेट को बढ़ा दिया गया है और बकायादारों के खिलाफ टैक्स वसूलने की कार्रवाई लगातार जारी है और 31 मार्च तक अधिक से अधिक टैक्स वसूल लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसमें नगर निगम, जलकल और नगर निगम से जुड़े सभी विभाग शामिल है। कानपुर में टैक्स बचाने वालों पर नगर निगम की कार्रवाई नगर आयुक्त सुधीर कुमार ने इसको लेकर जानकारी दी है। देखिए, नगर निगम की आय को बढ़ाने के लिए हम लगातार चिंतित हैं और लगातार इसके लिए प्रयासरत हैं। पिछले वर्ष हमने पूरे नगर निगम में, जिसमें नगर निगम हाउस टैक्स भी है और जलकल भी है और सीवर टैक्स भी है, 520 करोड़ रुपए की वसूली की थी। इस वर्ष हमने अपनी लक्ष्य रखा है कि 750 से 800 करोड़ के बीच में लक्ष्य रखे हम। उसी के लिए हमारे सभी आरआई, सभी टैक्स असिस्टेंट, सभी जोन अधिकारी लगातार प्रयासरत हैं। हम प्रतिदिन इसकी समीक्षा करते हैं और अभी तक हमने 500 करोड़ से ऊपर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जो हमारे पुराने बड़े बकायेदार हैं उनके पूर्ति की कार्रवाई लगातार की जा रही है और 31 मार्च तक हम हर हालत में 750 करोड़ क्लोज करेंगे। खबर यूपी के जनपद फतेहपुर से है, जहां फतेहपुर के सिद्धपीठ मंदिर तामेश्वर के आसपास की जमीन कब्जा मुक्त हुई है। बता दें कि हिंदू व हिंदू संगठनों में उत्साह दिखा तो वहीं मुसलमानों में आक्रोश नजर आया है। 2 जेसीबी मशीनों से भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया। कब्जा मुक्त करने वाले लोग अज्ञात रहे। बता दें कि जनपद फतेहपुर के सिद्धपीठ मंदिर तामेश्वर बाबा के आसपास लंबे समय से मुस्लिम समाज के लोगों की कुछ मजारें बनी हुई थी और उस पर मुस्लिम समुदाय के लोगों का कब्जा था, जिसको 1 मार्च 2025 दोपहर कुछ अज्ञात लोगों ने 2 जेसीबी मशीन लेकर उन मजारों को गिराकर मंदिर की भूमि कब्जा मुक्त करा दी गई है और इसके बाद से जिले में चर्चा का बाजार गर्म है। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। अगर हिंदू संगठन व हिंदू समाज की, तो उनका कहना है कि यह भूमि पुराने समय से तामेश्वर मंदिर की ही थी, जो गलत तरीके से कब्रिस्तान में दर्ज कराई गई थी और हमेशा से ही मुस्लिम समाज के लोग मंदिर के आसपास ही ऐसी अराजकता करके जमीनों को कब्जा करते हैं। वहीं मामले में अगर जिला प्रशासन की बात करें तो अभी तक किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया जिला प्रशासन ने नहीं दी है, न ही किसी प्रकार का कोई आदेश हुआ है। आम चर्चा में जिला प्रशासन का कहना है कि जिसने भी यह कार्य किया है उनके ऊपर मुकदमे लिखे जाएंगे, लेकिन केवल यह बात चर्चा पर ही सीमित है। वहीं विश्व हिंदू परिषद के प्रांत उपाध्यक्ष वीरेंद्र पांडे का कहना है कि पूर्व समय में ही यह जमीन हमारे सनातन धर्म के सिद्धपीठ मंदिर तामेश्वर की थी, जिसको समय आने पर आज कब्जा मुक्त कर दिया गया है। हालांकि यह कार्य किसने किया है यह अभी तक किसी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया है। प्रशासन की तरफ से मामले की जांच कार्रवाई जारी है। जो भी तथ्य आएंगे वह स्पष्ट किए जाएंगे। मजारें मंदिर की जमीन में थी और मंदिर के पीछे थी, इसलिए जिसने भी हटवाया है उसने अच्छा काम किया है। वो जिसकी भी ज़मीन है हमको जानकारी नहीं है। वहाँ मशीन चल रही थी तो बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए, हम लोग भी वहाँ देखने के लिए खड़े हो गए। मशीनें चली हैं, वहाँ से मजारें हटी हैं, मजारें हटनी चाहिए। और जिन लोगों ने मजार के लिए वहाँ इतना संघर्ष किया है, मजार ज़बरदस्ती वहाँ गाड़ रहे हैं, उनसे निवेदन है कि आप दूसरी जगह लेकर के मजार लगाएं। प्रशासन से भी निवेदन है कि दूसरी जगह मजार बनाने का उनको दें जगह। हमारा किसी धर्म से, किसी जाति का विरोध नहीं है। हमारा विरोध ये है कि हमारे धार्मिक स्थलों पर हजार मजार की कोई आवश्यकता नहीं, वहाँ मुर्दे गाड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि वहाँ दोबारा मुर्दा गाड़ा गया तो हम लोग सड़कों पे उतरेंगे और भारी से भारी संघर्ष जितना भी हो सकता है करेंगे। मरने मिटने के लिए भी हम लोग तैयार हैं। वहाँ एक भी मजार दोबारा नहीं चाहिए। जो भी हुआ अच्छा हुआ। और पुनः ये मैं प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि वहाँ पर जो मजार की जगह वो लोग अपना बता रहे हैं कि कब्रिस्तान है, उसको यदि कब्रिस्तान किसी ने सपा सरकार में चढ़वा दिया है तो उसको बदल करके दूसरी जगह दे दें। वहाँ कब्रिस्तान नहीं रहेगा, वहाँ केवल मंदिर रहेगा और मंदिर की जगह है वो मंदिर की जगह ही रहेगी। ये मंदिर की जमीन है और पहले भी मंदिर की जमीन थी। तामेश्वर मंदिर का जो स्वरूप है वो सैकड़ों वर्ष पुराना है। जब ना तो फतेहपुर में इस प्रकार की कोई मुसलमानों के द्वारा मजार वहाँ थी, नामो निशान नहीं था। मुट्ठी भर इसी जगह रहने वाले मुसलमानों का चिन्हित 1-2 स्थानों पर कब्रिस्तान थे। बीच में कुछ अराजक तत्व जो अपने ही समाज के कुछ लोग होते हैं, जो जेल रोड और इसके सामने की बीच की जो बाग थी, जो आज दुकानें हैं तथाकथित, उनको अवैध रूप से बाग को कटवा करके, जहां मेला लगता था, भव्य मैदान था, मेला लगता था,
उनको कटवा करके और दुकानों जमीन बेच दिया। मुसलमानों ने अतिक्रमण करना चाहा तो उनको भी संतुष्ट करने के लिए ये सब षड्यंत्र रचा गया। मंदिर हिंदू सनातन धर्म के अनुसार कोई भी धार्मिक स्थान के 2 परिक्रमा के स्थान होते हैं। आंतरिक होता है जहां भीड़ कम होती तो परिक्रमा होती है, और जब भीड़ उत्सव पर्व कोई बड़े होते हैं तो बाहरी परिक्रमा होता है। धीरे धीरे करके हम लोगों ने भी अपनी आंखों से मैंने देखा कि बाहरी परिक्रमा हमने किया भी है। और पीछे जो मजार बनी है, मैं ये पूछना चाहता हूं समाज से, या जो लोग विरोध करते हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर मंदिरों के पीछे, मंदिरों के अगल बगल ये मुर्दा गाड़ने की प्रथा कब से हो गई? कोई मुर्दा कहीं नहीं, ये टीला बनाते हैं मिट्टी का रात में और उसको फिर चूना से पोत देना, हरा कपड़ा रंग देना, लगा देना, ये इनकी परंपरा है। और उनकी सरकार आई तो इन्होंने कहा कि 2-4 ये हमारी कब्रिस्तान है, जमीन को कब्रिस्तान में उसको आवंटित कर देना। ये मंदिर की जमीन है विशुद्ध रूप से, ये सरकारी जमीन नहीं है, मंदिर की जमीन है। ये परिक्रमा का स्थान है जहां पर इन्होंने कब्रिस्तान का स्वरूप दिया है। और समय आने पर हर चीज प्रकृति अपना स्वरूप विकराल करती है। जब नदी कभी की जमीनों पर लोग अतिक्रमण करते हैं और नदी का रूप जब बड़ा होता है तो अपनी जमीन खींच लेती है, जैसे समुद्र, नदी, कोई भी प्रकृति, और भगवान भोलेनाथ भी प्रकृति हैं और उन्होंने जमीन लिया। समाज, आज के भारत का हर हिंदू समाज अपने अधिकार को, अपने धर्म पर कोई समझौता करने वाला नहीं है। और ये हुआ है, ये सत्य हुआ, ये अच्छा हुआ, होना चाहिए। और मुस्लिम समाज को भी ये स्वीकार करना चाहिए कि अतिक्रमण, अनर्गल अतिक्रमण मत करो। पीरनपुर में घोड़े की मजार रोड पर बना दिया, सैकड़ों वहां एक्सीडेंट हुए। मोटेश्वर महादेव मंदिर के बगल में तालाबी नंबर था, उसको इन्होंने कब्रिस्तान का रूप दिया। लड़ाई लड़ी गई 6 महीना, 4 महीना, 5 महीना के अंदर उसको फिर से तालाबी रूप दिया गया। जहां जमीन पाओ वहीं पर चूना पोत दो, हरा कपड़ा डाल दो। क्या तरीका? कोई भी वहां पर कब्रिस्तान का ना जमीन है और ना ही इतिहास उठा करके देखें। कुछ लोगों ने कहा गाटा संख्या ये वो, तो गाटा संख्या का स्वरूप ऐसी मुसलमानों के प्रलाप करने वाले मुसलमानों के लिए गीत भजन, उनके नतमस्तक होने वाली सरकारें आकर के ये गाटा संख्या कब्रिस्तान का है। सरकारी जमीन, सरकारी पैसे से कब्रिस्तान पर बाउंड्री हो रही है, नहीं होनी चाहिए। मौलवियों को वेतन दोगे आप, मंदिर में कभी तुमने कुछ किया? तो ये आज का भारत अपने धर्म के लिए लड़ना जानता है। इसी क्रम में कल की घटना हुई है, हम इसका हृदय से समर्थन करते हैं और मुस्लिम समाज को भी कहते हैं कि इसको स्वीकार करो, क्योंकि सत्य जो होता है देर में आता है, लेकिन वो बड़े ताकत और बड़ी वेग से आता है। जनपद फतेहपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र में स्थित सिद्धपीठ तामेश्वर मंदिर के आसपास की कल दोपहर 1 मार्च को 2 जेसीबी मशीनों के द्वारा जमीन को कब्जा मुक्त करवाने का कार्य किया गया है। यह कार्य किस संगठन ने या किन लोगों ने करवाया है यह तो स्पष्ट नहीं किया जा सकता। न इस पर जिला प्रशासन की कोई टिप्पणी अभी तक आई है, न किसी संगठन ने कोई स्पष्टीकरण दिया है। लेकिन अगर हिंदू संगठनों की माने तो कहीं ना कहीं हिंदू संगठन और हिंदू समाज में खुशी का माहौल है, जश्न का माहौल है। लोगों का चर्चा का जो बाजार है वो गर्म है। वहीं मुस्लिमों की माने तो ये भूमि उनकी थी जो कब्रिस्तान में अपने शासनकाल में सपा सरकार के टाइम में करवाई गई थी। लेकिन वहीं हिंदू संगठनों का कहना ये है कि ये भूमि मंदिर की थी और हमेशा से मंदिर की ही रही है। कुछ अराजक तत्वों के द्वारा इसको किस तरीके से कब्रिस्तान में दर्ज कराया गया है, किस तरीके से कब्रिस्तान बनाया गया है, यह स्पष्ट नहीं किया जा सकता। नई अपडेट में फिर आते हैं। मैं कैमरामैन रामबरन के साथ सुशील शुक्ला, सुदर्शन न्यूज फतेहपुर। यूपी के फर्रुखाबाद में महिला का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला है, वहीं ससुराल वाले शव लटका छोड़कर फरार हो गए हैं। घटना की सूचना पर मौके के पहुंचे मृतका के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। परिजनों की पुलिस ने से जमकर नोकझोंक देखने को मिली है। बंदायू मोहल्ला कादर निवासी अंशिका की शादी वर्ष 2023 में कोतवाली फतेहगढ़ के जीएनबी निवासी पार्थ पांडे के साथ हुई थी। वहीं आंशिक का शव दुपट्टे से कमरे में फांसी पर लटका मिला। घटना के बाद पुलिस को सूचना देने के बाद परिवार सहित फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मामला कोतवाली फतेहगढ़ के जीएनबी का बताया जा रहा है। ये कब हुई थी इनकी शादी और कहाँ पर हुई थी? इनकी शादी हुई थी 6 दिसंबर 2024 के लिए आध्या पैलेस जो है उसमें। अच्छा, कहाँ से हुई थी?
हाँ, मेरा गांव कादर चौक, थाना कौन सा पोस्ट पड़ता कादर चौक, थाना कादर चौक, जिला बदायूं, उत्तर प्रदेश। है? शादी कहाँ पर हुई थी, किस जिले में हुई थी? यहाँ पर हुई थी फतेहगढ़ में, फरुखाबाद डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, तो क्या घटना रही? घटना पैसे के लिए, दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे, मारपीट करते थे। और अब कल भी मेरे को बताया लड़की ने, मेरे साथ ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो जल्दी आ जाओ पापा। तो मैं आया। कल किस समय आपको सूचना मिली थी? मेरे को सुबह 11:20 पर लड़की ने फ़ोन किया था। तो मैं वहाँ से, मैं रहता हूँ अभी वर्तमान पता मेरा फरीदाबाद में है जी। फरीदाबाद हरियाणा, 400 किलोमीटर दूर है इधर से। वहाँ से मुझे आने में टाइम लग गया। फिर 4 बजे मेरे को सूचना मिली, तुम्हारी लड़की को मर गई। अब हमें यहाँ आए तो देखा मेरी लड़की की डेड बॉडी पड़ी है। सूचना आपको कैसे प्राप्त हुई थी कि लड़की आपकी खत्म हो चुकी है? नीरज पांडे जो लड़की के ससुर हैं, उन्होंने सूचना दी और बोला हमने कोई हाथ भी नहीं लगाया, इसको कुछ भी नहीं लगाया, हमने पुलिस को मैसेज कर दिया है, पुलिस वाले उतारेंगे हम। और वो कोई नहीं मिले यहाँ, सारे भाग गए यहाँ से। हमने उन्हें 20 लाख रुपया ब्याह बताओ, एक गाड़ी दी। अब गाड़ी मांगे, पैसा मांगे थे, अब मेरी मार डाली। अब मेरे रुपये की और मांग कर रहे दहेज की। अब मेरे लिए काम चाहिए, अब मेरे उन्हें बदलो चाहिए। जैसे आपने बताया है कि लड़की हमारी सूचना आपको 4 बजे मिली थी, तो इससे पहले जो प्रताड़ित करते रहे उसकी सूचना कभी पुलिस विभाग को या किस महकमे को दी थी आपने? नहीं सर, पहले हमने पुलिस विभाग को सूचना नहीं दी थी। एक बार पहले हुआ तो मैं डर सॉल्व हो गया था। तो फिर अभी फिर से दोबारा से करने लग गए थे प्रताड़ित। एक बार सितंबर में किया था, 5.5 लाख रुपया जब गाड़ी के लिए दिया था मैंने। अभी दोबारा फिर डिमांड करने लग गए पैसों की। लड़का क्या करता है, क्या नाम है उस लड़के का? लड़का का नाम पार्थ पांडे है। अच्छा, कोई बच्चे वगैरह भी हैं? नहीं, अभी कोई बच्चा नहीं है जी। पार्थ पांडे क्या करते हैं ये पार्थ पांडे? वो अभी इनका दवाइयों का काम है, तो उसी में हाथ बटाते हैं अपने पिताजी के साथ में। अच्छा, पिताजी के साथ काम करते हैं वकील। इस समय घर में कोई मौजूद है या नहीं? इस समय घर में कोई भी मौजूद नहीं है। मौके पर कोई भी नहीं मिला, सारे फरार हो गए। मार के लटका दी, गला दबा के मार दिया और उसके बाद फांसी के उसको लटका दिया। क्या चाहते हैं प्रशासन से आप? प्रशासन से चाहते हैं हम उनको, दोषियों को फांसी, कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए। यूपी के मेरठ में लव जिहाद में फंसाकर हिंदू युवती को लेकर 9 बच्चों का बाप जिहादी जमील फरार हो गया है। वहीं मेरठ के थाना लोहिया नगर क्षेत्र के जाहिदपुर गांव से हिंदू गरीब परिवार की लड़की को जिहादी जमील लेकर फरार हो गया था। 2022 में जमील हिंदू बच्ची को लेकर चला गया था, जिसके बाद पुलिस ने जमील को जेल भेजा था। तो वहीं अब फिर शादी से 3 दिन पहले जेवरात व पैसे लेकर हिंदू लड़की को बहला फुसलाकर लव जिहाद का शिकार बनाकर भगा ले गया। यूपी के मेरठ में लव जिहाद का मामला लगातार सामने आया है। ये पूरा एजेंडा है उन लोगों का। जिस एजेंडे पे उन्हें मदरसों में सिखाया जाता है, उसी एजेंडे के तहत वो यहाँ पर इस गांव में तब से आया वो काम कर रहा है। ये उसकी पहली घटना नहीं। 2012 में एक लड़की को, सैनी समाज की लड़की थी, उसे लेकर के गया। उस लड़की ने, बेचारी ने सुसाइड कर लिया और वो परिवार इस गांव को छोड़कर चला गया। उसके बाद भी 2022 में जिस लड़की को वो अब लेकर गया है, उस लड़की को पहले लेकर गया था। उसमें सर्व समाज सारे लोग लगे और तब जाकर उस पर मुकदमा दर्ज हुआ। 8 दिन में वो लड़की बरामद हुई और वो जेल गया। उसके बाद भी अब वो दोबारा से इस लड़की की 6 तारीख में शादी है। इसी महीने की 6 तारीख में शादी है, 6 मार्च की। और उस लड़की को दोबारा से रात लगभग 3 बजे घर से अपहरण करके उस लड़की का ले गया घर में। क्योंकि मध्यम वर्ग का परिवार है, मजदूरी करते हैं सारे भाई पिताजी, और जितना भी शादी के लिए उसके लिए सब इकट्ठा करा था, पैसे जेवर सब जो थे वो सब ले करके यहाँ से चले गए। मतलब 2022 के बाद अब दोबारा उसने इस घटना को अंजाम दिया? जी बिल्कुल, मतलब योजनाबद्ध तरीके से। बिल्कुल पूरी योजना, और उसमें एक प्लानिंग का हिस्सा अब की बार परिवार भी है। वो लेकर के गया सुबह 3 बजे। उससे 1 दिन पहले ही पूरा परिवार जो उसका यहाँ रहता था, एक पूरा परिवार ताले बंद करके घर से चले गए। यानी उन्हें पहले से पता था अब की बार। तो पूरा परिवार अब की बार इसमें संलिप्त है, उनकी पूरी योजना थी। और इस परिवार के खिलाफ जो इन्होंने पहले इस परिवार को चोट दी थी, दोबारा से इस समाज को और इस परिवार को चोट देने का उसने काम किया। अभी तक क्या पुलिस ने लड़की बरामद कर पाई है? कल सभी चंदौली में योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बता दें कि आबकारी विभाग के नियमों को ताक पर रखकर देशी शराब बेची जा रही है।
तो वहीं मूक दर्शक बना आबकारी विभाग है, जहां सुबह 7 बजे ही देशी शराब की दुकानें खुल जाती हैं और सूचना पर पहुंची सुदर्शन की टीम को देखकर हड़कंप मच गया। शराब पीने वाले व सेल्समैन वहां से फरार हो गए। बिहार बॉर्डर से जुड़ा होने के बाद जनपद में धड़ल्ले से नियमों को ताक पर रखकर शराब बेची जा रही है। जनपद चंदौली के कंदवा थाना क्षेत्र अंतर्गत तलासपुर नहर का ये पूरा मामला है। खुल जाती हैं दुकानें सुबह 7 बजे, क्या 5 बजे भी खुल जाती हैं, 6 बजे भी खुल जाती हैं। लगातार यहाँ भीड़ जमी रहती है, लोग नहर पे बैठ के यहाँ पीते रहते हैं, तो हम लोग आते जाते देखते रहते हैं, लगातार खुली रहती है। और एक चीज़ कहना है कि मेन सड़क है और यहाँ पे महिला भी जाती होंगी और यहाँ पे तमाम गिलका यहाँ भी लोग बैठ के पीते हैं। हाँ, ये अब आपने अभी देखा होगा, यहाँ दुकान के अगल बगल दोनों तरफ तमाम ये ग्लास और ये सब किसके हैं, सब सारे लोग पीने वाले। यहाँ पे कई बाइक खड़ी है और ये लोग अभी हम जब पहुँचे हैं यहाँ पे तो कुछ लोग भाग रहे थे आपके आने के बाद, कुछ लोग भगे उधर खेत की तरफ, कुछ लोग किधर, ये मुझे लग रहा है कुछ बाइकें उन्हीं लोगों में से हैं, वो छोड़ के। कोई अधिकारी नहीं आता है इससे संबंधित, कोई डीओ या कोई अधिकारी आबकारी विभाग? आप लोग जानते ही हैं, सारा सिस्टम सेट है, बना हुआ है, तो लोग कहीं ना कहीं हो सकता है मिली भगत हो सबकी, इसलिए ये सब हो रहा है। चंदौली जनपद के कंदवा थाना क्षेत्र के तलासपुर मोड़ है, यहाँ से आगे 1 किलोमीटर पे जमनिया है, गाजीपुर सीमा है। और कैमरा मन के दिखाएं, ये देसी शराब की दुकान है तलासपुर की, ये सुबह 7 बजे खुलती है और जब हम लोग आए हैं तो अभी कैमरा उसके दिखाएं, ये तमाम मोटरसाइकिल है, ये लोग मौके से फरार हो गए हैं। इनकी बहुत शिकायत आती थी कि यहाँ पे नहर के किनारे एक देसी शराब की दुकान है और धड़ल्ले से संचालित की जाती है। ऐसा भी है कि यहाँ के डीओ को भी जानकारी होगी और यहाँ के जो लोकल थाना पुलिस है उनको भी जानकारी होगी, लेकिन अभी तक इस दुकान पे शिकायत के बाद भी अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। हम लोगों के पास जैसे ही सूचना मिली हम लोग मौके पे पहुँचे हैं। चंदौली मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी है और यहाँ पे आज सुदर्शन न्यूज़ यहाँ पे टीम आई है। अब देखना है कि इस दुकान पे डीओ कार्रवाई करते हैं या मामले को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। कैमरामैन अमरेंद्र जी के साथ जिला संवाददाता प्रशांत सिंह, जनपद चंदौली। यूपी के मथुरा में मथुरा विश्व प्रसिद्ध होली महोत्सव पर मुस्लिम समाज के प्रवेश पर प्रतिबंध के लिए मुख्यमंत्री से हिंदू संगठनों ने आग्रह किया है। बता दें कि विश्व प्रसिद्ध होली उत्सव पर हिंदू संगठनों ने मुस्लिम प्रवेश पर प्रतिबंध की बात कही है। बता दें कि होली पर यह लोग व्यंजनों में पवित्र रंगों में थूक सकते हैं और इन लोगों को हमारे त्योहार से दूर रखना चाहिए। इसको लेकर हिंदू संगठनों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जो हमारे हिंदुओं के हृदय सम्राट योगी जी को अपने खून से पत्र लिखा है और मांग की है कि हमारे होली जैसे पवित्र त्यौहार पर मुसलमानों की दुकानें नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ये लोग हमारे होली के त्यौहार में हमारे होली के पवित्र जो रंग होते हैं उनमें जहर मिला सकते हैं, कांच के टुकड़े मिला सकते हैं, उनमें मिलावट कर सकते हैं, मिठाइयों में थूक सकते हैं। तो ऐसे लोगों को हमारे त्यौहार से दूर रखा जाए, क्योंकि ये लोग किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। इन लोगों को हमारे त्योहारों से नफरत रहती है, हमारी पवित्र ग्रंथों से इनको नफरत होती है, तो हमारे त्यौहार में ये घुसने का प्रयास क्यों करते हैं। तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री से यही उम्मीद है, क्योंकि वो हमारे हिंदुओं के हीरो हैं, उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि मुसलमानों को हमारे होली जैसे पवित्र त्यौहार से दूर रखा जाए, क्योंकि ये शांति भंग कर सकते हैं, सौहार्द को बिगाड़ सकते हैं। इनकी हमारे त्यौहार में कोई जरूरत नहीं है। जय जय श्री राधे। वृंदावन से आचार्य बद्रीश, मैं धर्मरक्षा संघ की ओर से माननीय श्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करूंगा कि इन जिहादियों को, अलगाववादियों को जिस तरह से प्रयाग कुंभ से अलग रखा गया, जिस तरह से गरबा नृत्य में इनको गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि प्रांतों में अलग किया गया, इसी तरह हमारे ब्रजमंडल की जो प्रेम पूर्ण पर्व से सराबोर होने के लिए होली पर्व है, इससे इन अलगाववादियों को, जिहादियों को अलग रखा जाए, क्योंकि इन्हें जब रंग से गुलाल से ऐतराज है तो इनकी यहाँ क्या ज़रूरत है। यदि ये लिखित में हिंदू समाज को देख हमें कोई ऐतराज नहीं है, हमें इससे कोई गिला नहीं है, तो भले ही वो, और यदि हिंदू समाज चाहे तो आ सकते हैं, अन्यथा इनको अलग रखा जाए। सरकार इसका समुचित प्रबंध करे
अन्यथा धर्म रक्षा संघ इसका विरोध करेगा। जय श्री कृष्ण। हमारे सनातन समाज के लिए होली एक बड़ा प्रेम और सौहार्द का त्यौहार है, और पिछले दिनों बरेली में जिस प्रकार देखने में आया कि मुस्लिम समाज के लोग हमें धमकियां दे रहे हैं, तो हम धर्म रक्षा संघ की ओर से हमने ये निर्णय लिया है कि ब्रज क्षेत्र में हम मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, गोकुल, दाऊजी सभी जगह होली के दौरान मुस्लिम समाज के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाएंगे। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि मुस्लिम समाज का कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का व्यापार, रंग गुलाल बेचने का काम होली में करे या होली की भीड़ में घुसकर हुड़दंग करे, क्योंकि हमें इनकी भावनाओं से अभी भी पूरा खतरा है कि ये किसी भी प्रकार की मिलावट कर कोई नया और उपद्रव यहाँ कर सकते हैं। कानपुर में दबंगों को सचिंडी पुलिस का खौफ नहीं है। जहां मामूली बात को लेकर दबंगों ने युवक के घर जाकर गाली गलौज करते हुए मारपीट की, वहीं युवक के विरोध करने पर तमंचे से फायरिंग करने का आरोप है। मामले को लेकर पुलिस ने पीड़ित की सूचना पर 6 नामजद व 4 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया। वहीं पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी है। पूरी घटना सचिंडी थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। खबर यूपी के रुपईडीहा से है, जहां आज रुपईडीहा लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रुपईडीहा आईसीपी चेक पोस्ट में 13वां स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया है। आईसीपी चेक पोस्ट के सभागार में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रुपईडीहा नगर पंचायत के अध्यक्ष डॉक्टर उमा शंकर वैश्य रहे हैं, तो वहीं विशिष्ट अतिथि एसएसबी 42 वाहिनी के कमांडेंट गंगा सिंह उदावत व एसडीएम नानपारा भी मौजूद रहे हैं। कार्यक्रम का संचालन रुपईडीहा आईसीपी चेक पोस्ट के मैनेजर सुधीर कुमार शर्मा ने किया है। मैनेजर ने आए सभी अतिथियों का सम्मान किया। इस मौके पर एसएसबी वन विभाग कस्टम अधिकारी मौजूद रहे। स्थापना दिवस लैंड पोर्ट ऑफ इंडिया, ये भारत सरकार गृह मंत्रालय का एक ऐसा विभाग है जिसके अंतर्गत आईसीपी रुपईडीहा का यहाँ निर्माण किया गया और आज स्थापना दिवस है। इस अवसर पर हमारे बीच में हमारे तहसील की मुखिया अंजनी यादव जी, एसडीएम साहिबा और हमारे एसएसपी के कमांडेंट श्री गंगा सिंह उदावत जी, इस लैंड पोर्ट ऑफ इंडिया और आईसीपी के जो भी अधिकारी, कर्मचारी, उनके परिवार के लोग और जो भी लोग आए हैं, यहाँ मीडिया बंधु भी मौजूद हैं, सभी को हमारा सादर प्रणाम। यूपी में रायबरेली एम्स प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां एक मरीज को अल्ट्रासाउंड के लिए 15 महीने बाद की डेट दे डाली। बता दें कि एम्स दिखाने गए युवक को 6 मई 2026 की डेट दी गई है और इसको लेकर मरीज एम्स प्रशासन से गुहार लगाता रहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई। बता दें कि पीड़ित मरीज ने डीएम से न्याय की गुहार लगाई है और एम्स प्रशासन पर कार्रवाई की मांग की है। एम्स गए थे दिखाने, हमारे पेट में दिक्कत थी, समस्या थी, कई दिनों से चल रही थी। हमने कहा आज जाके दिखा देंगे जाके, तो वहाँ पे जब मैं गया तो डॉक्टर साहब को दिखाया। वहाँ पे नंबर आया पहले, तो 1-2 घंटे बाद जब नंबर आया तो उन्होंने डॉक्टर साहब को दिखाया, तो उन्होंने बोला कि अल्ट्रासाउंड करा के लाओ। अल्ट्रासाउंड के लिए जब एक फॉर्म गार्ड ने भरा, फॉर्म भरने के बाद जब वहाँ गए तो बोला कि जो है डेट लेके आओ। डेट लाने गए तो उन्होंने 6 मई 2026 की डेट दी। मैंने पूछा भी कि 2026 की डेट दे रहे हो, 1 साल बाद अल्ट्रासाउंड होगा, दिक्कत हमको आज है, अल्ट्रासाउंड 1 साल बाद होगा, 1.5 साल बाद। तो उन्होंने बोला कि यही है जो इतना वेटिंग है, और जबकि मैंने देखा वहाँ पे स्टाफ खाली था ऑलरेडी और मशीनें भी थी, फिर भी किया नहीं गया और 1.5 साल बाद डेट दे दी गई। कुछ बाहर से कराने की भी बताया गया। बाहर से भी कराने के लिए उन्होंने बोला, नाम हमको याद नहीं है कहाँ से बताया, बाद में बताया कि ये एमडी डीएनबी ऑथराइज्ड जो हो उससे अल्ट्रासाउंड करवा के लाओ। एक्चुअली ये इसमें दिया गया है पेपर है हमारे पास, इसमें डॉक्टर ने लिख के दिया कि एमडी डीएनबी का जो है इससे करवा के वहाँ से ले आओ, जो भी ऑथराइज्ड हो अल्ट्रासाउंड वो वैलिड होगा यहाँ पे। एक साल पहले मैं गया था, सीने में दिक्कत थी तो बाहर का लेके गया था ईसीजी, लेकिन बोला कि बाहर का यहाँ भी कोई भी रिपोर्ट जो है वैलिड नहीं होगी। तो वही मैंने सोचा कि इस बार भी अल्ट्रासाउंड वहीं का लगेगा, और अल्ट्रासाउंड करवाने गया तो बताया 1.5 साल बाद। अब हमारे पेट में दिक्कत आ जाए, 1.5 साल बाद अल्ट्रासाउंड करेंगे तो इलाज कब चलेगा हमारा फिर। इसकी शिकायत अभी तक आपने कहाँ की है? जिलाधिकारी के यहाँ हमने दी हुई है शिकायत, जिलाधिकारी के यहाँ बोला गया कि इसकी जाँच करवाते हैं। यूपी के संभल में जामा मस्जिद हरि मंदिर केस में हरि मंदिर के वादी महंत ऋषिराज गिरी ने कहा है कि सतयुग से हरि मंदिर है।
और सर्वे हो रहा है। जहां दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मुकदमा कहीं भी चले, मुकदमा चलाएंगे। साथ ही उन्होंने आगे की क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। देखा वहाँ पर वो बयान दर्ज करा दी। क्या क्या पूछा गया? और 24 नवंबर को जो हिंसा हुई थी क्या था पूरा? 24 नवंबर को वहाँ पर नहीं थे, 24 नवंबर को हम अपने मठ पर ही थे और हम 19 नवंबर को यहाँ पर थे। आपको घुसने नहीं दिया गया था? हम अपनी मर्जी से ही दी गए जी और गेट पर खड़े गए थे। तो आज क्या क्या बताए हैं आपने? क्या सारी स्थितियाँ रही हैं अब तक? जो स्थितियाँ वहाँ पर हुई, हम गए और गेट के बाहर खड़े रहे, यही सब बताया। महाराज जी चले तो मंदिर बनाने थे, ये तैयारी थी, लेकिन यहाँ तो हिंसा हो गई, प्रशासन दूसरे और सारे कामों में लग गया। मंदिर अब क्या लगता है? मंदिर तो वहाँ पर है ही, पहले से ही वहाँ पर सतयुग से मंदिर है। तो हम नया मंदिर बनाने खड़ा नहीं करेंगे जी। तो उसका सर्वे हो रहा है, जो युगा दूध का दूध, पानी का पानी, वो सबके सामने जी। 19 नवंबर के दिन क्या देखा था आपने? बस मैं गेट पे गया, आए वहाँ से गेट पे गए और कुछ लोग आए और सर्वे वर्वे भी किया। रायबरेली में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एक दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे। पूर्व सीएम डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मारक क्रिकेट टूर्नामेंट के समापन पर शिरकत की है। वहीं मुख्य अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में शामिल हुए। साथ ही खिलाड़ियों को भी पूर्व सीएम ने पुरस्कृत किया है। वहीं मीडिया से बात करते हुए खिलाड़ियों की जमकर सराहना की। साथ ही महाकुंभ को लेकर भी एक बड़ा बयान दिया है। कहा कि इतनी भव्य व्यवस्था सिर्फ योगी जी ही कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आज मैं ये कह रहा था, योगी जी को भी मैंने बधाई दी कि दुनिया के सबसे बड़े सांस्कृतिक उत्सव के पुरोधा हैं वो। मुझे लगता है यदि दुनिया के इतिहास को टटोला जाए तो कोई सोच भी नहीं सकता, करना तो बहुत दूर की बात है। ये पूरी एक 65-70 करोड़ लोग कुंभ के लिए आ जाएं और जिस सीमा तक हर व्यक्ति उत्साहित और विशेष करके नौजवान हर क्षेत्र का उसको अपनी संस्कृति के प्रति उत्साह और उमंग आया है। ये स्वाधीन हिंदुस्तान में पहली ऐसी जागृति है इस सीमा तक की। मैं 2010 में जब मैं उत्तराखंड का मुख्यमंत्री था तब मैंने हरिद्वार में भी कुंभ किया था और उस समय भी एक ही दिन में हरिद्वार में 1,66,00,000 लोग थे जो इसरो ने और अंतरिक्ष उपयोग केंद्र ने देखा था। लेकिन ये तो जो प्रयाग ने तो सारी दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मैं उसके लिए बधाई देना चाहता हूँ योगी जी को और मोदी जी को कि उनके कुशल नेतृत्व ने ये दुनिया में ये साबित कर दिया कि ये कुछ भी कर सकते हैं। और हम जब धरती पर हमारी जो जड़ें हैं, गहरी जड़ें हैं, हमारी आस्था की जड़ें हैं, हमारे भारत की संस्कृति की जड़ें हैं, जिस भारत को विश्व गुरु कहा गया उसकी गहरी जड़ें हैं जिसमें पूरी दुनिया आना चाहती है। तो ये जो महाकुंभ हुआ है प्रयाग का वो बहुत अद्भुत हुआ, वो पूरे दुनिया के इतिहास में अद्भुत लिखा जाएगा। चमोली की घटना को किस नज़रिए से देखते, क्योंकि जिस प्रकार ग्लेशियर फटा है 37 से ज़्यादा मजदूर उसमें फंसे हुए थे और कई लोगों की मौत। देखिए, मैं अपने फोर्स के लोगों को और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उसकी संवेदना को बहुत सराहना करना चाहता हूँ। आप समझ सकते हैं कि 55 लोग दब गए हों, जैसे पिछली बार सुरंग में 41 लोग फंस गए थे। शायद ही दुनिया का कोई लोग सोच रहे होंगे कि कभी ये जिंदा निकल सकते हैं, लेकिन वो 41 लोग उसमें जिंदे निकले थे। पूरी दुनिया में इतिहास बना था और अभी भी 55 लोग। और आपने देखा, आपने टीवी में देखा होगा किस तरीके से उनकी जान को बचाने की कोशिश हो रही है और कितने लोगों को बचाया गया। अभी 8 लोगों की स्थिति ऐसी जिनको अभी ढूंढ रहे हैं और इतने बड़े हादसे में कुछ लोगों की मौतें हुई हैं, लेकिन लगभग 90% लोगों को बचा देना ये छोटी बात नहीं है। और देखिए, हम हिमालय के लोग बहुत कठिनाइयों में रहते हैं। पहाड़ है, पहाड़ जैसी बड़ी समस्याएं भी हैं उसकी, और इसलिए प्रकृति कब कहाँ पर क्या कर दे
लेकिन इस हिमालय का जो क्षेत्र और जिस तरीके से अद्भुत मतलब बहुत कम समय में जो अभियान लिया गया, लोगों की ज़िंदगी को बचाया गया, उसकी जितनी भी सराहना की जा सकती है वो भी कम है। यूपी के बदायूं में भूमाफिया अवैध रूप से कब्जा करके प्रदर्शनी लगवा रही है। सिटी मजिस्ट्रेट का आदेश का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। आपको बता दें कि बदायूं भामाशाह चौराहे पर मिशन कंपाउंड में खाली पड़ी जगह पर जहां सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश पर अस्थायी रूप से ऑटो स्टैंड बनाया गया, वहीं शहर में लगातार हो रही जाम की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने इस मिशन कंपाउंड की जमीन, जो कि विवादित जगह है, यहां पर ऑटो रिक्शा स्टैंड बनाया है। अब उन्हें ऑटो रिक्शा वालों को भूमाफिया गाली गलौज देकर और रास्ता बंद करके भगा रही हैं। बेसहारा ऑटो रिक्शा चालक परेशान हैं और रिक्शा चालकों में रोष व्याप्त है। मजिस्ट्रेट के पास अपना ज्ञापन देने आया था तो कुछ असामाजिक तत्व लोग मेरी निजी प्रॉपर्टी पे, जो कि बफ है और दादलाई है, उस पर नुमाइश व मेला लगाने का प्रयास कर रहे हैं और उसके विरोध में मैंने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है। उसी के विरोध में मैंने मुख्यमंत्री जी को भी दिया है और इसी में मैंने तहसीलदार उसको आपके सिटी मजिस्ट्रेट साहब को भी दिया है। तो मैं प्रयास ये करूँगा कि मेरी संपत्ति पे किसी तरह की भी कोई भी प्रदर्शनी या नुमाइश नहीं लगाई जाए, बिना मेरी अनुमति के कोई भी किसी तरह का कोई कार्यक्रम नहीं किया जाए। संपत्ति बफ है। बिहार के गया पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू फैमिली पर जमकर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि लालू यादव अपने बेटे को लॉन्च करना चाहते हैं और वह भी अपने डीएनए पर। उन्होंने कहा कि बिहार डबल इंजन की सरकार है, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार है, जो पूरे उत्तर बिहार दक्षिण बिहार को जोड़ने पर जब पहले एक पुल था, अब 17 पुल हो गया है। आगे क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अपने बेटे को लॉन्च किया कि इनको मुख्यमंत्री बनाओगे तो बिहार में जगमग होगा। मैंने ये किया वो किया, असली तो बताए ही नहीं। बिहार की जनता लालू जी, जो 30 साल के बच्चे हैं, 35 साल के लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनको भी मालूम हो गया है कि आपके राज में शादी करके पति पत्नी लौटते थे, उनको उतार के गाड़ी ले लिया जाता था। क्या विकास का मॉडल तो यही होगा ना? तो लालू यादव जी, आपके बेटे आप लॉन्च करना चाहते हैं अपने डीएनए पर, क्योंकि बेटे का तो कोई अपनी कमाई है नहीं। तो आपके डीएनए में लूट है, बलात्कार है, डकैती है, आगजनी है, फिरौती है। आप ये सारे आपके रोजगार के मॉडल हैं। बिहार अब डबल इंजन की सरकार नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार है, जो पूरे उत्तर बिहार दक्षिण बिहार को जोड़ने का पहले एक पुल था, अब 17 पुल हो गया, बक्सर से लेकर के साहेबगंज तक। बदलता हुआ बिहार है, सड़कों का जाल हो गया है, बिजली की उपलब्धता है। गया में अब आने वाले दिन में टेक्सटाइल का एक नया रूप लेगा, क्योंकि अब पावर एयर जेट, वाटर जेट, बड़ी बड़ी मशीनें आएगी। तो इस ढंग से अब नया कायाकल्प होगा और बिहार एक बढ़ता हुआ बिहार होगा। अब लालू जी का मॉडल आज का नौजवान कोई नहीं लेगा। उस समय लोग जैसे कहते थे बेटा सो जा, गब्बर सिंह आ रहा है, वैसे ही अब लोग कहेंगे कि बेटा भूल करके भी मत लालू जी के मॉडल को देखना, नहीं तो बिहार में शाम के पहले घर वापस आ जाना पड़ता था। वही मॉडल इनका असली मॉडल। ये तेजस्वी यादव ने बिहार के समस्तीपुर जिला मुख्यालय स्थित बाजार समिति में व्यापारी जितेंद्र कुमार के साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है कि जितेंद्र कुमार जेडी ब्रदर्स के नाम से अपना होलसेल दुकान बाजार समिति प्रांगण में चलते हैं, जिसमें रसोई के सारे सामान के अलावा पूजा पाठ का सामग्री उपलब्ध रहती है। 1 साल पहले बिहार के खगड़िया जिले से काली मिर्च का सैंपल लेकर एक बंदा आया और व्यापार की बात जितेंद्र से की है। फिर दोनों में व्यापार स्थापित हुआ। इसी बंदे के मार्फत जितेंद्र शयाली प्रोडक्ट से जुड़ गए। रुपए का लेन देन के क्रम में जितेंद्र के लाखों रुपए
खाद्य पदार्थों के नाम पर पेड किए गए, जिसमें 40% सामान भेजा गया और 60% सामान को भेजने से शयाली प्रोटेक्ट अटकता रहा। बिहार विधानसभा बजट सत्र के दौरान आज दूसरे दिन गया के शेरघाटी के विधायक मंजू अग्रवाल ने अपने क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं को पटल पर रखा है। विधायक मंजू अग्रवाल ने कहा कि वे सदन में अपने क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं को उठाती रही है। आज भी सड़क निर्माण को लेकर मांग उठाई थी, जिस पर सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया है। इस तरह का बजट आप तो देख ही रहे हैं, उम्मीद की तो आशा नहीं है, सिर्फ जुमलाबाजी हो रही है। बिहार वासियों के साथ ये एक विशेष राज्य के दर्जा तो अभी तक नहीं दी गई है, जिससे बिहार आगे बढ़े। हम लोग को उम्मीद नहीं है कि बिहार के लिए कुछ अच्छा होगा। बिहार के दरभंगा जिले में 2 अलग-अलग हत्याओं के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया है, जहां पहली घटना विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के आजमनगर में 17 वर्षीय भोला 8 फरवरी को घर से निकला लेकिन वापस नहीं लौटा। परिजनों से फिरौती मांगी गई, जिसके बाद 25 फरवरी को वह गंभीर हालत में मिला और 2 मार्च को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए लोगों ने सड़क जाम कर टायर जलाए और पुलिस पर हमला कर गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। दरभंगा जिले में 2 अलग-अलग हत्या की गई है। के जो है क्लास 8:30-9 बजे में काम के लिए, और उसके बाद वहाँ से फोन आया 12 बजे में कि आपका भाई नहीं आया। हम थे मार्केट में, सर हम वहाँ जाके नहीं पहुँच पा नहीं देख पा रहे। 9 तारीख को जो है 8 तारीख को हम घर आए, घर पर खोजे, बाबू मेरा नहीं मिला। नहीं मिलने के बाद जो है 10 तारीख को भी 9 तारीख को खोजबीन किए, 10 तारीख को भी खोजबीन किए। उसके बाद आवेदन दिए मब्बी थाना में। मब्बी थाना में आवेदन दिए, मब्बी थाना को बोले इस तरह की बातें हैं। मब्बी थाना कुछ हमको नहीं बोला, कहा कि ठीक है जाइए। मब्बी थाना पर गए सनहार मारने के लिए, FIR मांगने के लिए, वो भी सब नहीं दिया। उसके बाद 21 तारीख को हमको सिल्लीगुड़ी से फुलवारी बॉर्डर से फोन आ रहा था कि आपका भाई ऐसे ऐसे है, यहाँ मेरे कब्जे में 15,000 रुपया ऑनलाइन मारिए, 40,000 रुपया कैश लेके आइए, तब आपको भाई के देंगे। 15,000 रुपया दीजिएगा तो ऑनलाइन बात करा देंगे। कौन आदमी फोन किया था आपको? हमारे पर इवेंट आया कि आजमनगर में लड़का के मरले है लोग, से आइए देखिए। हम आए तो यहाँ देखे कि टायर रोड जला कर रोड जाम किया। पूछिए रहे हैं, पूछने के क्रम में हमारे गाड़ी का शीशा मार कर फोड़ दिया। आप कहाँ से आए हैं? हम कहाँ से आए हैं? यूनिवर्सिटी थाना से आए हैं। आजमनगर की घटना 112 डाल है। हाँ 112 है। मध्य प्रदेश के धार जिले के अमझेरा खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर सुविधा देंगे, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाएं आगे आकर अपना और क्षेत्र का नाम रोशन करें। यह बात केंद्रीय राज्य मंत्री महिला बाल विकास विभाग सावित्री ठाकुर ने पुलिस थाने के पीछे मैदान में चल रही महाराव वक्तावर ट्रॉफी के पुरस्कार वितरण समारोह में कही। पूर्व कैबिनेट मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव ने कहा कि हमारी सरकार खेलों को बढ़ावा देकर प्रतिभाओं को आगे ला रही है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना के लिए 14 अप्रैल से 30 अप्रैल तक लक्ष्य चंडी महायज्ञ का आयोजन शहर के मेला ग्राउंड में किया जा रहा है, जिसमें देश विदेश की कई हस्तियां शामिल होंगी। साथ ही इस आयोजन को लेकर सुदर्शन से बात करते हुए महामंडलेश्वर स्वामी वैराग्य नंद गिरी महाराज सहित ग्वालियर चंबल विकास परिषद के अध्यक्ष मुकेश अग्रवाल ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। चंडी यज्ञ हो रहा है, इसमें 14 अप्रैल से 21 अप्रैल तक मेला ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा, जिसमें 11,000 ब्राह्मण विभिन्न स्थानों से आके इस हवन को संपन्न कराएंगे तथा देश के ख्यात विख्यात संत भी आमंत्रित किए जा रहे हैं, वो भी संभवतः शिरकत करेंगे। और जैसा कि जिन लोगों की स्वीकृतियां आरंभ में ही आ चुकी हैं, कुमार विश्वास साहब, मैथिली ठाकुर जी, देवकी नंदन ठाकुर जी कथा वाचन के लिए, इनकी स्वीकृतियां पूर्व में ही आ चुकी हैं। देखिए, राजनीतिक तो सभी लोगों को ये, चूँकि ये ग्वालियर विकास के विषय में यज्ञ है, तो सभी राजनीतिक लोगों को भी आमंत्रित किया जाएगा बिना किसी दल और भावना को। देखिए, कथावाचक इसमें अंतर्राष्ट्रीय देवकीनंदन शास्त्री की 5 दिवस की कृष्ण राज में भागवत है और काफ़ी वरिष्ठ लोग इसमें आने के लिए उत्साहित हैं। तो ये यज्ञ मेला ग्राउंड ग्वालियर में हो रहा है, जिसमें 1 लाख पाठ देवी के होंगे, 1000 कुंड बनेंगे और इस यज्ञ की जो ऊंचाई रहेगी वो 300 फुट ऊपर यज्ञ बनेगा, जो भूतो न भविष्यतो। इतना बड़ा यज्ञ अभी तक नहीं बना है। तो ये जो यज्ञ बनने जा रहा है एक अद्भुत यज्ञ है
और ऐसा यज्ञ अभी तक नहीं बना है। कितने ब्राह्मण आ रहे हैं? इसमें 11 देखिए, इसमें 1200 ब्राह्मण वृंदावन से रहेंगे, 1000 ब्राह्मण काशी से रहेंगे और अन्य ब्राह्मण दक्षिण भारत से रहेंगे। मध्य प्रदेश के धार के बदनावर तहसील के कानवन में सहायक प्राध्यापक एवं प्रभारी प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय कानवन को डॉक्टर मंजू पाटीदार को 9000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों लोकायुक्त ने पकड़ लिया है। बता दें कि महानिदेशक लोकायुक्त जयदीप प्रसाद के भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश पर इंदौर लोकायुक्त इकाई की ट्रैप कार्रवाई की गई है। गुजरात राज्य के सूरत शहर में 4 दिन पहले शिव शक्ति टेक्सटाइल मार्केट में आग की घटना बनी थी, जिसको लेकर लगातार सूरत शहर के सभी पार्टी के नेताओं को दौरा लगातार चालू रहा। शिव शक्ति टेक्सटाइल मार्केट में आगजनी को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, गुजरात गृह राज्य मंत्री सहित पुलिस कमिश्नर का दौरा रहा, तो वहीं बीजेपी ने सहयोग राशि बतौर 11 लाख रुपए का चेक दिया। इस आगजनी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने दौरा किया, जिसमें गुजरात गृह राज्य मंत्री हर्ष भाई संघवी, सूरत पुलिस कमिश्नर अनुपम सिंह गहलोत सहित DCP, ACP, PI मौजूद रहे। सूरत शहर में शिव शक्ति मार्केट के अंदर 3 दिनों से लगी हुई आग आज और ठहरी है। आज उसको बुझाने में सफलता मिली है। 850 से ज़्यादा जिस मार्केट में दुकान है, ऐसे बहुत बड़ा ये मार्केट, उसमें आग लगी है। यहाँ सबसे अगर राहत की बात है कि यहाँ इतनी बड़ी आग के बावजूद भी कोई जानहानि नहीं हुई है, हमारे लिए बहुत संतोष की बात है। कॉरपोरेशन के फायर के अधिकारी, कर्मचारी, कॉरपोरेशन के अधिकारी, पुलिस कमिश्नर, पुलिसकर्मी अधिकारी और कलेक्टर और उनके अधिकारी कर्मचारियों ने 3 दिन तक जो प्लानिंग किया, मेहनत की, उसके कारण कुछ मार्केट के ग्राउंड फ्लोर, बेसमेंट, फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर तक नुकसान को बचाया गया है। कई फायर के अधिकारी तो आग बुझाते बुझाते खुद आग में लपेट में आ गए थे, गिर गए थे, उनको भी बाहर निकलने में सफलता मिली है। फायर के एक कर्मचारी को तो एक्सीडेंट भी हुआ और उसको फ्रैक्चर भी हुआ है। और पहली बार आग की भयंकरता देखते हुए, नुकसान की अमाउंट इतनी बड़ी है, उसके कारण सूरत के टेक्सटाइल के व्यापारियों ने पहली बार रिलीफ फंड के लिए कोशिश की है। फोस्टा ने उसके अंदर कोशिश करते हुए एक काम शुरू किया है। एक बहुत अच्छी बात है कि लोगों को मदद करने के लिए, व्यापारियों को मदद करने के लिए व्यापारी आगे आए हैं। ये सूरत का स्वभाव भी रहा है और सरकार की ओर से भी उनको अगर कोई भी योजना में अगर लाभ मिलता होगा तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि उनको लाभ मिले। मार्केट को अगर डिमोलिश करना पड़ता है, अगर जो भी रिपोर्ट आएगा उसके आधार पर जो भी निर्णय फोस्टा करेंगे उसके साथ रहेंगे। कानपुर में दोस्त के झगड़े में शामिल होने गए युवक की हत्या हो गई है। वहीं कार से कुचलकर हत्या किए जाने की आशंका बताई जा रही है। बता दें कि शादी समारोह से लौटते समय दोस्त ने झगड़े की सूचना दी थी। घटनास्थल पर एक बाइक, एक स्कूटी व कार का बम्पर मिला है। नगर पटरी के किनारे युवक का शव मिला और ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच कर जुटी और पूरा मामला शिवराजपुर थाना क्षेत्र के बुधपुर दोस्त के झगड़े में शामिल होने गए युवक की हत्या गाँव के पास का बताया जा रहा है। बिल्लौर निमंत्रण में गया था। आदित्य यादव ने उसको जो है फोन पर बुलाया, यहाँ पे झगड़ा हो गया है, जल्दी से आ जाइएगा। तो बिल्लौर से होकर के ये यहाँ पे जो है भौसाना नारे पे जगतपुर पुल पे इसका मर्डर हो गया है। अब पुलिस से क्या अपेक्षा करते हैं? हम ये अपेक्षा चाहते हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, फिर हमको FIR दिया जाए। खबर यूपी के फतेहपुर से है, जहां बाबा बूढ़ेनाथ स्वामी मंदिर में 42वां वार्षिक रुद्र महायज्ञ एवं रासलीला महोत्सव में श्रद्धालुओं की आस्था और भक्ति का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। सोमवार को मंदिर परिसर में वेद मंत्रों के उच्चारण, भजन कीर्तन और श्रद्धालुओं की उमंग से माहौल भक्तिमय बना रहा। यज्ञ में शामिल होने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु पहुँचे, जिन्होंने पूरे भक्ति भाव से आहुति अर्पित की। मंगलवार को यज्ञ की पूर्णाहुति संपन्न होगी, जिसके साथ ही इस महोत्सव का समापन होगा। सोमवार को 30 बटुकों का सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार विधि विधान से संपन्न हुआ। आचार्यों ने वेद मंत्रों के साथ बटुकों को जनेऊ धारण कराया और संस्कार के महत्व की जानकारी भी दी।
जनेऊ को आत्म संयम, कर्तव्य परायणता और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है, जिसे धारण करने के बाद संध्या वंदन और गायत्री मंत्र का जाप अनिवार्य हो जाता है। संस्कार के बाद श्रद्धालुओं ने बटुकों को आशीर्वाद दिया और मंगल कामनाएं व्यक्त की। महिलाओं ने परंपरा के अनुसार भीखी डाली और परिवारजनों ने हर्षपूर्वक समारोह में भाग लिया। मंगलवार को यज्ञ की पूर्णाहुति के दौरान 251 घी से भरे गोले अग्निदेव को समर्पित किए जाएंगे। मान्यता है कि यज्ञ की पूर्णाहुति से पर्यावरण शुद्ध होता है और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। श्रद्धालु पूरे विधि विधान से आहुति अर्पित करेंगे और भक्ति भाव से यज्ञ मंडप की परिक्रमा करेंगे। इसके बाद विशाल भंडारे का आयोजन होगा, जिसमें हजारों श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करेंगे। रासलीला मंचन महोत्सव का मुख्य आकर्षण बना हुआ है। रविवार की रात माखन चोरी लीला में जब बाल गोपाल की मधुर झांकी प्रस्तुत की गई, तो पूरा परिसर कृष्णमय हो गया। श्रद्धालु झूम उठे और जय कृष्ण के जय घोष से वातावरण गूंज उठा। सोमवार को गोविंद श्रृंगार लीला का मंचन हुआ, जिसमें श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के दर्शन कर श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। सोमवार की रात को कंस वध लीला का मंचन हुआ, जिसने भक्तों को रोमांचित कर दिया। जब श्री कृष्ण ने अत्याचारी कंस का वध किया, तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं भगवान श्री कृष्ण धरती पर अवतरित होकर अधर्म का नाश कर रहे हो। कलाकारों के सजीव अभिनय ने श्रद्धालुओं को इस अद्भुत दृश्य का साक्षी बनाया और वातावरण पूर्णतः भक्तिमय हो गया। इस धार्मिक आयोजन में अनेक गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति से कार्यक्रम की भव्यता और अधिक बढ़ गई। सोमनाथ तिवारी, राजकिशोर तिवारी, गौरव शुक्ला, अमित तिवारी, संजय तिवारी, हर्षित, दीपक, मनु, प्रतीक, प्रशांत, वीरता, आयुष सहित अनेक प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने महोत्सव में भाग लिया और आयोजन समिति की सराहना की। यज्ञ की पूर्णाहुति मंगलवार को संपन्न होगी, जिसके बाद भव्य भंडारे का आयोजन किया जाएगा। रासलीला के अंतिम मंचन के लिए भी श्रद्धालु उत्सुक है। बाबा बूढ़ीनाथ स्वामी मंदिर में चल रहा यह धार्मिक आयोजन श्रद्धालुओं को भक्ति, संस्कार और आध्यात्म से जोड़ने का अद्वितीय अवसर बन गया है। पूरा क्षेत्र भक्ति और आध्यात्म के दिव्य प्रकाश से आलोकित हो रहा है, जहां हर श्रद्धालु स्वयं को धन्य धन्य महसूस कर रहा है। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार।